अच्छा जी, एक टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, सेक्शन नंबर 22 के सब सेक्शन 8 में ये कवर किया गया है। तो इसको हम कवर करेंगे, यानी इससे मुराद ये होती है कि आप जो डेप्रिशिएबल एसेट है कोई भी आपके पास है, चाहे वो आपकी बिल्डिंग है या मशीनरी है या कोई और चीज़ है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन एफबीआर अलाउ करता है, उसको जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी अब आपने इस्तेमाल कर लिया है, और डिस्पोज ऑफ से मुराद ये है कि आप मार्केट में उसको जो है सेल कर देते हैं। ठीक है, तो उसके डिस्पोजल के ऊपर जो आपको उसमें जो सेल प्राइस मिलती है उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। ठीक है, और अगर डिस्पोजल पे नुकसान होता है या नफ़ा होता है, ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। तो इसके लिए सब सेक्शन 8 है, डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है इसके अंदर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि पहली चीज़ इसमें रूल नंबर 1 ये है कि जिस साल में आपने डिस्पोजल करना है किसी भी डेप्रिसिएबल एसेट का, उस साल में डेप्रिसिएशन डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी एफबीआर की जानिब से। ठीक है, जिस साल में डिस्पोजल आपने किया है डेप्रिसिएबल एसेट का, उसमें डेप्रिसिएशन डिडक्शन जो है वो नहीं अलाउ होगी उस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर। पहला रूल ये है। दूसरा इसमें यह है, ये दो केसेस हैं। एक केस ये है कि आपकी जो कंसीडरेशन रिसीव्ड है, यानी जो सेल प्राइस आपने रिसीव की है वो ज़्यादा है रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस इसमें है कि अगर आपकी जो जो कंसीडरेशन रिसीव्ड है, यानी जो सेल प्राइस आपने रिसीव की है वो कम है जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी उससे। ठीक है जी, कंसीडरेशन रिसीव्ड इज़ लेस देन रिटर्न डाउन वैल्यू। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपको नुकसान हुआ है वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ कर दिया जाएगा आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर। ठीक है जी, बिज़नेस डिडक्शन के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इतना नुकसान हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अब कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होते, बट एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलते हैं। पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने किसी भी बिज़नेस की डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है किसी भी टैक्स ईयर के अंदर, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस दिन वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उसी दिन उसकी जो है, जिस दिन बिज़नेस स्टार्ट हुआ है उसी दिन एफबीआर के साथ वो रजिस्टर हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त रजिस्टर कराएंगे तो पूरी की पूरी साल की डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई भी, मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बिज़नेस जिस दिन आपका कोई भी नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन उसको एफबीआर से रजिस्टर करवाया करें। अगर आप उस बिज़नेस को एफबीआर के साथ रजिस्टर नहीं करते और उसको आप वैसे नॉर्मली बिज़नेस अपना करते जाते हैं, साल के एंड में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो एफबीआर वहाँ पे आपको ना ही डेप्रिसिएशन अलाउ करता है ना ही इनिशियल अलाउंस अलाउ करता है। कई चीज़ें आपकी वहाँ पे रोक ली जाती। ठीक है, वहाँ पे आप एंटर ही नहीं कर पाते, नए रजिस्टर्ड बिज़नेस के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं होती। तो ये बड़ा मामला बन जाता है, बड़ा मसला बाद में बन जाता है, इसमें लाखों रुपए के टैक्स का फ़र्क पड़ जाता है। तो इस चीज़ में केयरफुल रहा करें। अच्छा, अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी भी बिज़नेस के, तो उनको आप जो डेप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज करते हैं, या अगर इनिशियल अलाउंस है, इनिशियल अलाउंस को अभी मैं नहीं ले रहा ताकि आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही वो चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस अगर आपने चार्ज करनी है अमाउंट, तो उसको आप एफबीआर के रेट्स के मुताबिक चार्ज करेंगे जो कि गिवन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। ये रेट्स तकरीबन 8-10 साल से सेम है, होपफुली ये नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेंगे। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर 10% है, फर्नीचर, फिटिंग्स, मशीनरी, प्लांट, ठीक है, मोटर व्हीकल्स ऑल टाइप्स, शिप्स, टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स 15%। ठीक है, इस तरह ये नीचे कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह के ऊपर 30%, नीचे ये दो रेट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रेट्स आपने देख के यहीं से अपने अकाउंट्स बुक्स में मेंटेन करने हैं, और वही रेट्स फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न में फ़ाइल करेंगे। तो आपकी अकाउंट बुक्स और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपने डाटा एंटर किया वो सेम हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज करने का फ़ायदा कोई नहीं है, एफबीआर ने तो एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से रेट आप देख के तो चार्ज कर लें। अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, ताकि आपको इसकी बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग की मिसाल ली है। यूजुअली मशीनरी जो है वो डिस्पोज ऑफ होती है। ठीक है, तो आप बेटर है कि 15% का रेट लगा के मशीनरी जो है उसका ले लें मैं एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे मैंने बिल्डिंग की एग्ज़ाम्पल ली है।
एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ है जी 2013 में, उसने एक बिल्डिंग ली, उसके अंदर उसने उसके रजिस्ट्रेशन भी करवा ली फौरी। तो पहले साल के अंदर 10 लाख की 1 करोड़ की बिल्डिंग थी टोटल, ठीक है। याद रखिएगा बिल्डिंग की प्राइस जब भी ऐड करनी है उसमें लैंड की वैल्यू शामिल नहीं करनी, ये भी एक रूल है, ठीक है। लैंड की वैल्यू शामिल नहीं करनी। बिल्डिंग, अब मिसाल के तौर पे उसने पूरी बिल्डिंग बिमा लैंड 2 करोड़ की ख़रीदी थी, तो अब वहाँ पे एस्टिमेशन ये लगा कि लैंड की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ की जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होनी, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। तो अब ईयर 2013 में 10 लाख की डेप्रिसिएशन एफबीआर ने अलाउ कर दी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू बिल्डिंग की रह गई जी 90 लाख। 14 में 10 लाख मज़ीद अलाउ कर दी एफबीआर ने, 80 लाख रह गई। इसी तरह 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 19 का टैक्स ईयर जब हमारा ख़त्म हुआ तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी वो 30 लाख रुपया थी। अच्छा जी, अब हमने 2020 में जाके इस बिल्डिंग को 8वें साल में सेल कर दिया। तो 2020 में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कोशिश भी करेंगे तो एफबीआर का जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं करेगा जिस साल में आप इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस साल में, ठीक है। 2020 में हमने क्या किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोज ऑफ कर दिया यानी हमने मार्केट में बिल्डिंग सेल कर दी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं रही फर्दर। अब हमने जब बिल्डिंग को सेल किया तो ये केस 1 है। केस 1 के अंदर क्या हो रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू 30 लाख की थी और सेल प्राइस आपको मिल गई 40 लाख रुपए, ठीक है जी। इसमें अगेन लैंड की वैल्यू शामिल नहीं है और ये सिर्फ बिल्डिंग की वैल्यू है। तो ये 10 लाख का हमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने ऐड कर देना इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, ठीक है जी। ये एक केस हो गया। और केस 2 इसमें क्या हो गया कि रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी थी 30 लाख रुपए की और सेल प्राइस या डिस्पोजल प्राइस आपको सिर्फ मिली बिल्डिंग की 20 लाख में सेल हुई। तो 20 लाख में सेल हुई, 10 लाख का नुकसान हुआ, तो ये किधर जाएगा, ये आप डिडक्शन के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर एक पर्टिकुलर हेड है उसके अंदर जाके क्लेम करेंगे कि हमें डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट के अंदर ये नुकसान हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे ये वीडियो होती कंप्लीट। ये याद रखिए कि ये जो पूरी वीडियो है ये डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट के बारे में है। ये नॉर्मल अगर कोई बंदा ज़ाती ज़िंदगी के अंदर अपना कोई एसेट डिस्पोज करता है उसका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। ये बिज़नेस का वो एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होती है और उसको जब हम मार्केट में सेल करते हैं किसी साल में जाके, यानी हमारी मशीनरी है वियर एंड टीयर हो गई, ख़राब हो गई, हमने उसको बेचना होता है डेफिनेटली और नई चीज़ लेनी होती है। इसी तरह कंप्यूटर्स हैं तो हमारे कंप्यूटर भी 2-4 साल बाद फारिग हो जाते हैं तो फिर हमने उसको अपडेट करना होता है, नए कंप्यूटर्स लेने होते हैं, पुरानों को कबाड़ में बेचना होता है। तो ये डिस्पोजल से मुराद ये है कि हम कबाड़ में कोई अपना माल जब बेच रहे हैं या उसको मार्केट में बेच रहे हैं तो उस पर हमें डेप्रिसिएबल एसेट जो है उनके ऊपर जो है उनके डिस्पोजल का प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको गाइड किया है। सेक्शन 22 के ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं और टाइटल जो है वो आपने मुकम्मल लिखना है किसी भी सेक्शन का, मेरी पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे सेक्शन नंबर 22 डेप्रिसिएशन और कॉमा डाल के रखेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो मेरी वीडियोस जो है वो गूगल पे और यूट्यूब पे दोनों जगह पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप मुकम्मल वीडियोस देख सकते हैं।